नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीआईसी लेक्चरर के मॉक टेस्ट के अंतर्गत पांचवा जो हम मॉक टेस्ट करने जा रहे हैं। इस टेस्ट में 40 प्रश्न होंगे और 40 प्रश्नों को नेगेटिव मार्किंग के अनुसार आप करेंगे। हर एक क्वेश्चन 2.5 अंक का है, 2.5 मार्क्स का, और इसके लिए इसका 1/3 यानी कि 0.833 मार्क्स इसके लिए अगर आप गलत करते हैं तो दंड के स्वरूप काटा जाएगा। 40 प्रश्नों में समस्त जो जीएस के टॉपिक हैं, इतिहास, भूगोल, पॉलिटी और करंट अफेयर, साथ में इकोनॉमी, साइंस, हर एक पोर्शन को इसमें कवर किया गया है। अच्छे से इसको आप करिए और ये जो स्तर है पेपर का वो वैसा ही है जैसा कि आपसे पूछा जाने वाला है। मैं हूं पांडे, आपका गाइड, आपका दोस्त। चलिए शुरू करते हैं, लेते हैं पहला प्रश्न। पहले प्रश्न देखेंगे, उसका उत्तर आप मिलान करेंगे, फिर इसकी व्याख्या के माध्यम से हम आपको इसके बारे में और जानकारी देंगे। पहला जो यहाँ पर प्रश्न है वो है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वो बाहरी आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? कौन सा अनुच्छेद है? 215, 275, 325, 355। बाहरी आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी से रक्षा करे, और ये दिया गया है आर्टिकल 355 में। 215 जो है ये उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना, ये वर्णित है इसमें। 275 में कुछ राज्यों को संघ से अनुदान मिलता है, वो वर्णित है। 200 325 जो है धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना। और 355 में जो प्रश्न पूछा गया है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करेगा संघ, ये उसका कर्तव्य होगा, ये दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 355। अगला प्रश्न, भारत में कौन सा राज्य है जहां समान सिविल कोड, समान नागरिक संहिता लागू है? और ये सही उत्तर इसका गोवा हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अर्थ इसका ये होता है समान सिविल संहिता का कि भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के लिए एक समान कानून होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो, इससे कोई फर्क उसमें नहीं पड़ना चाहिए। और चाहे वो शादी हो, तलाक हो, जमीन जायदाद का बंटवारा हो, उसमें सभी धर्मों के लिए एक ही कानून हो। तो पूरे भारतवर्ष में इसे लागू करने की बात की जा रही है, लेकिन अभी ये केवल कहां पर है? ये है अभी गोवा में, जिसका किसी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। यूनियन सिविल कोड का अर्थ यही है, निष्पक्ष कानून। और एकमात्र राज्य है भारत का गोवा जहां पर ये लागू है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गोवा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता? यानी कि जो स्टेट का गवर्नर होता है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं करता? ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसको पढ़िए, उत्तर अपना सोचिए और फिर मेरे द्वारा बताए गए उत्तर से मिलान करिए। सही तरीका यही होता है पढ़ने का। अगला जो प्रश्न है ये वाला, इसका सही उत्तर हो जाएगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217(1) में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उस राज्य के राज्यपाल तथा उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर, मतलब जो ये नियुक्ति है वो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। परामर्श लिया जाएगा राज्यपाल से और मुख्य न्यायाधीश से, ठीक है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से और राज्यपाल से परामर्श होगा, लेकिन नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति के बिहाफ पर होती है, राष्ट्रपति इसको करते हैं। और लोक सेवा आयोग के सदस्यों और महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। और संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री की भी जो नियुक्ति होती है वो राज्यपाल करता है। तो यहाँ पर देखिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य, इनकी नियुक्ति और महाधिवक्ता की नियुक्ति, ये सब गवर्नर करता है जिस भी स्टेट का होता है। लेकिन ये जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति ये की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके द्वारा की जाती है, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? शोषण के विरुद्ध, समान कार्य के लिए समान वेतन, कानून के समक्ष समानता और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें मूल अधिकार कौन सा नहीं है? कौन सा इसमें फंडामेंटल राइट नहीं है? चलिए इसको देखते हैं। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। रणधीर सिंह बनाम भारत संघ में दिए गए निर्णय के अनुसार समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। यह एक संवैधानिक लक्ष्य है, ये टारगेट है, लेकिन ये मूल अधिकार नहीं है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 यानी 23-24 में
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 यानी 25, 26, 27, 28 में, और कानून के समक्ष समानता का अनुच्छेद 14 में दिया गया है। ये मूल अधिकार है, लेकिन समान कार्य के लिए समान वेतन ये नहीं है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है या होते हैं? यानी कि सारे हो सकते हैं इसमें, या ऐसा भी है कोई एक हो, इसीलिए होता होते ये शब्द रहता है, कई बार लोग कंफ्यूज होने लगते हैं। ओजोन, क्लोरीन डाइऑक्साइड, क्लोरामीन। यहाँ पर मुझे तो लग रहा है कि सारे के सारे होते हैं, और यही सही भी है। उपयुक्त सभी का किया जाता है प्रयोग। कई विधियों से जीवाणु रहित जल को किया जाता है, ताप और अन्य भौतिक कारणों के द्वारा, कारकों के द्वारा यहाँ होना चाहिए, पराबैंगनी किरणों तथा रेडियोधर्मी आयन के द्वारा, रसायनों तथा ऑक्सीकरण करके जैसे ओजोन, आयोडीन या क्लोरीन के एककों के द्वारा, क्लोरामीन तथा क्लोरीन डाइऑक्साइड भी जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला जो प्रश्न है, विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है? ये फैक्चुअल प्रश्न है। जो भी दिवस जब मनाया जाता है हम लोग डेली 30 में इसको डिस्कस करते हैं। अगर आपको डेली 30 कार्यक्रम देखना है तो एक दूसरा चैनल हमारा है मेरे नाम से, ओम पांडे नाम से ये चैनल है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पर रोज 8 बजे डेली 30 का डिस्कशन होता है। ये देखिए चैनल है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इस चैनल को आप जब सब्सक्राइब कर लेंगे तो रोज आप शाम को 8 बजे डेली 30 प्राप्त करेंगे। और उस डेली 30 कार्यक्रम के अंतर्गत ये चैनल है, अभी नया चैनल ये है, और यहाँ पर देखिए ये डेली 30 वीडियोस है। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत आपको जो भी डिस्कशन कराया जाता है एग्जाम को ध्यान में रख के कराया जाता है। और ये करंट अफेयर के साथ है, तो डेली का डेली करंट अफेयर भी आप उसको आसानी से तैयार कर सकते हैं। उसमें बाद में इकट्ठा जब आप पढ़ लेते हैं उसको, तो आपको इस तरीके से तैयार होता है कि आपने पहले पढ़ रखा था, केवल रिवाइज आपको करना है। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और रोज डेली 30 देखें। इसका वीकली टेस्ट होता है। कोई भी परीक्षा आप दे रहे हैं तो उसके लिए ये कार्यक्रम है। कोई भी परीक्षा आप दे रहे हो, आयोग की हो या किसी दूसरे आयोग की हो, और हफ्ते में आप अपनी तैयारी को चेक करेंगे, और तैयारी को चेक करने के साथ में आपकी जो रैंकिंग आएगी उस रैंकिंग में आपको पुरस्कार भी दिया जाएगा टॉप 3 में अगर आप लगातार आते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। विश्व जल संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये 22 मार्च को मनाया जाता है। वर्ष 1992 में रियो दी जेनेरियो में एक संयुक्त राष्ट्र की सभा हुई थी, पर्यावरण व विकास की बैठक। उसी में स्वच्छ जल हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। इसी तत्वाधान में 22 मार्च 1993 को ये पहला मनाया भी गया था, विश्व जल दिवस मनाया गया। 2003 में यूएन वाटर नामक एक कार्यक्रम चलाया गया, और इस कार्यक्रम के तहत स्वच्छ जल संसाधनों, सफाई व जल से संबंधित आपदाओं के मुद्दों पर कार्य किया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा 22 मार्च को ये मनाया जाता है, हर वर्ष मनाया जाता है। करंट अफेयर में जब इसको हम करेंगे तो इसकी थीम भी देख लेंगे। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, भारत के अधिकांश वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हैं किससे? घने जंगलों से, नदियों और झीलों से, मानवीय बस्तियों से, पर्वतों और पहाड़ियों से। बड़ा बढ़िया प्रश्न है ये, सोचिए इसको, मैं थोड़ा समय आपको दे रहा हूं। और इसका सही उत्तर हो जाएगा घने जंगलों से। वन्य जीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए जो राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्य जीव अभ्यारण्यों की स्थापना की गई है, तो भारत के अधिकांश वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र जो हैं वो घने जंगलों से घिरे हैं। वहीं पर की जाएगी ना जहां पर वो लोग रहेंगे, तो घने जंगलों से ये घिरे क्षेत्र है। राष्ट्रीय पार्कों के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप टाइप करिए हिंदी में राष्ट्रीय पार्क, और IS प्रेप लिख दीजिए, या आप उस पे लिख दीजिए ओम पांडे, तो आपको उस पे पूरे डिटेल वीडियो मिल जाएगा। उसमें 105 राष्ट्रीय पार्क के बारे में पूरी जानकारी, और ये क्या होते हैं ये सारी जानकारी है। तो ये जो डेंस फॉरेस्ट होते हैं वहीं पे वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र पाए जाते हैं। अगला जो प्रश्न है, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म। तो जो त्रिपिटक ग्रंथ है वो किससे संबंधित है? ये संबंधित है बौद्ध धर्म से। बौद्ध साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान ये रखते हैं। 3 पिटक कौन कौन से हैं? एक है इसमें विनय पिटक, एक है सुत्त पिटक, एक है अभिधम पिटक। विनय पिटक में भिक्षुओं के आचरण संबंधी विचार दिए गए हैं, सुत्त में उपदेशों का संग्रह है, और अभिधम्म में बौद्ध दर्शन का विवेचन है। तो ये तीनों याद रखिए, सुमेलित करने में आपसे पूछा जाएगा। विनय पिटक में आचरण संबंधी विचार, सुत्त पिटक में उपदेशों का संग्रह महात्मा बुद्ध के, और अभिधम पिटक में बौद्ध दर्शन का पूरा विवेचन किया गया है। और इनकी रचना महात्मा बुद्ध के निर्वाण प्राप्ति के बाद में किसने किया? उनके शिष्यों के द्वारा की गई।
और उसका लैंग्वेज क्या है, ये पाली भाषा में की गई। तो इतने प्रश्न आपके इससे तैयार हो गए। बौद्ध धर्म से ये त्रिपिटक ग्रंथ रिलेटेड है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? त्रिमूर्ति के लिए विख्यात गुफा आपसे पूछी जा रही है। अजंता, भाजा, एलिफेंटा, एलोरा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है एलिफेंटा गुफा। कहां पर है? ये राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा निर्मित की गई थी, मुंबई में ये स्थित है। और इन गुफा मंदिरों में हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। तो दो बौद्ध धर्म से संबंधित है और हिंदू धर्म से संबंधित है। हिंदू धर्म में मुख्यतः शिव से संबंधित गुफा प्राप्त हुई है और यहाँ त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा भी प्राप्त हुई है। तो एलिफेंटा याद रखिएगा, त्रिमूर्ति के लिए ये विख्यात है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन से बड़े हैं, यह वक्तव्य किसने दिया था? ये एक वक्तव्य है, किसी ने कहा था इसको। बर्नियर, मनुची, राल्फिस, हॉकिंस। लंदन से बड़े हाथ आगरा और फतेहपुर सीकरी, ये कहा था राल्फ फिच ने। अंग्रेज यात्री था ये, पहला अंग्रेज यात्री था जिसने भारत के लोगों के बारे में, उनकी वेशभूषा के बारे में, रीति रिवाज के बारे में बात की थी। और 1588 से 91 तक भारत में ये आकर रहा। इसने कहा था कि आगरा एक बड़ा शहर है तथा फतेहपुर सीकरी आगरा से भी बड़ा है, ऐसा इसने कहा था। और लंदन से ये दोनों शहर बड़े हैं, तो ऐसी बात इसने कही थी। ठीक है ना, दोनों लंदन से बड़े हैं। तो राल्फ फिच था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, ऐसा क्यों होता है? चंद्रमा पर उनके काम काम करना बंद कर देते हैं, वायुमंडल नहीं है, विशेष प्रकार से अंतरिक्ष सूट पहनने पहने रहते हैं, और ध्वनि बहुत मंद गति से चलती है। ऐसा क्यों होता है? आपको बताना चाहता हूँ, इसके लिए माध्यम चाहिए, और माध्यम जब नहीं मिलेगा, यानी कि चंद्रमा पर जब वायुमंडल नहीं है, कोई एटमॉस्फेयर वहां पर नहीं है मून पे, इसी कारण से ये नहीं सुनाई देता है। क्योंकि तरंगों के संचरण के लिए, चलने के लिए एक माध्यम की जरूरत पड़ती है। वायुमंडल इसका एक सशक्त माध्यम होता है, और चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव है। इस कारण से एक दूसरे की बात, अगर वहां पर आप दोनों लोग पहुंच जाएंगे, कोई दो लोग, और बात करेंगे, तो एक दूसरे को सुनाई ही नहीं देगा। तो घर बनाने से पहले, चांद पे घर बनाऊंगा ना, तो चांद पे घर बनाऊंगा, लेकिन बतियाऊंगा कैसे? तो मोबाइल लेते जाइएगा, तब भी नहीं सुनाई देगा क्या? अब कुछ लीड उड लगाइएगा, जैसा भी है। तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसीलिए ऐसा होता है। अगला जो प्रश्न है, सूर्य की परिक्रमा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल, शुक्र। इसका सीधा सा कंसेप्ट है, दूरी के हिसाब से समय बढ़ता चला जाता है, जैसे सूर्य से दूरी बढ़ती चली जाती है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए जो ग्रहों के द्वारा समय देखिए लग रहा है, शुक्र 224 दिन, पृथ्वी 365 आपको पता है, मंगल 686.98 और बृहस्पति कितना 11 वर्ष, है ना। सूर्य की परिक्रमा में सर्वाधिक समय इस तरह से बृहस्पति को लगता है। वैसे 8 ग्रह हैं सौरमंडल में, वरुण सबसे अधिक समय वैसे लेता है, सबसे लास्ट में वरुण है। ठीक है ना। तो दूरी जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी, ये सूर्य है और इसके बाद में ये 8 ग्रह हैं, है ना। अब यम प्लूटो तो ग्रह बचा नहीं, तो ये जो 8 ग्रह हैं, इनका समय इनकी दूरी के हिसाब से ही होता है। मोटा कॉन्सेप्ट ये रखिए। तो ये बृहस्पति ग्रह हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, जो सबसे ज्यादा समय लेगा। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला है? दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी अमेरिका, एशिया और दक्षिणी अमेरिका। तो सर्वाधिक माध्य ऊंचाई पूछी जा रही है, महाद्वीप कौन सा है ऐसा? तो ये दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा, अंटार्कटिका। ठीक है ना, अंटार्कटिका में जो दक्षिणी ध्रुव है, अंटार्कटिका सभी महाद्वीपों में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला है। अंटार्कटिका पृथ्वी का दक्षिणतम महाद्वीप है। इसे दक्षिणी ध्रुव जो है यहीं पर पाया जाता है, दक्षिणी ध्रुव के लिए इसको जाना जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिका क्षेत्र और लगभग पूरी तरह से अंटार्कटिका द्वीप के दक्षिण में ये स्थित है, और ये चारों ओर से दक्षिणी महासागर से घिरा हुआ है। इसका 140 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बाद में ये 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप भी है। 98% भाग पर यहाँ पर मोटी बर्फ, लगभग 1.6 किलोमीटर मोटी बर्फ ये जमी रहती है। ठीक है, तो ये पिघले ना तो हम लोगों के लिए ज्यादा अच्छा है, यानी कि टेम्परेचर मेंटेन है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये दक्षिणी ध्रुव जो है अंटार्कटिका, ये महाद्वीप जो है संसार में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला है। अगला जो प्रश्न है, लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों के क्या कहते हैं? यानी कि लावा नीचे तरल पदार्थ है और वो अंदर ही ठोस हो जाए, ठोस होने के फलस्वरूप जो अंदर निर्मित चट्टानें अंदर जब ठोस हो जाती हैं, तो उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं प्लूटोनिक चट्टानें। पृथ्वी के अंदर ही जब लावा गहराई में ही जैसे निकल रहा था बाहर और अंदर ही जम गया, तब तक टेम्परेचर डाउन हो गया।
ठीक है। तो ठंडा होकर काफी समय इसमें ठंडा होकर जमने में काफी समय लग जाता है, जिससे ये इसके जो रवे होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, ये इसकी विशेषता होती है, और अधिक गहराई पर ये स्थित होते हैं और इनको प्लूटोनिक चट्टानों के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए, प्लूटोनिक चट्टान है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन धौलाधार श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है, यानी कि ऐसी जनजाति जो धौलाधार श्रेणी क्षेत्र में पाई जाती है। तो धौलाधार श्रेणी क्षेत्र में पाई जाने वाली जाति जो है जनजाति, वो एसटी गद्दी है। ठीक है, गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल, लाहौली, बारी, ये सब यहाँ पर पाई जाने वाली जनजातियां हैं। पशुचारण का कार्य ये सब मुख्य रूप से करती हैं। तो ये गद्दी ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में निम्नलिखित में से किस एक वृक्ष का बाहुल्य है। शीतोष्ण पेटी में, पश्चिमी हिमालय की जो शीतोष्ण पेटी है, जो टेम्परेट बेल्ट है, वहां पर कौन से वृक्ष का बाहुल्य, यानी कि कौन सा वृक्ष बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। चीड़, देवदार, सिल्वर फर, नीला पाइन। और इस प्रश्न का सही उत्तर है देवदार। 1500 से 3600 मीटर की ऊंचाई यहाँ पर पाई जाती है पश्चिमी हिमालय की। तो यहाँ पर जो वृक्ष पाए जाते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय वनों का विस्तार यहाँ पर मिलता है। इसमें ओक, फर, देवदार, स्प्रूस, चेस्टनट, सिडार, चीड़, इनके नाम याद रखिएगा, एक पूछे जाते हैं छांटने को कि कौन से किस प्रकार के वृक्ष हैं। और यहाँ देवदार के वृक्ष अन्य की अपेक्षा अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो ये देवदार याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था। बाबा रामचंद्र ने किसानों को कहां पे ऑर्गेनाइज्ड किया था। अवध, बिहार, बंगाल, आंध्र प्रदेश। और इस प्रश्न का उत्तर है अवध। 1919 के अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया। अवध के प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार और संगठित कार्रवाई की पहली घटना घटी। झिंगुरी सिंह और दुर्गपाल ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन जल्दी ही आंदोलन में एक नया चेहरा उभरा। वही चेहरा था बाबा रामचंद्र का। इन्होंने आंदोलन की बागडोर संभाली और उसे बहुत मजबूत किया, बहुत जुझारू बनाया। महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था बाबा रामचंद्र का। आपसे पूछा जा सकता है कि ये कहाँ के जन्म में थे, किस परिवार से थे। 1920 के मध्य में एक किसान नेता के रूप में वो उभर कर आए, और फिर आसपास के कई जिलों में, बहराइच भी इसमें आता था, प्रतापगढ़, आसपास के और जिले जितना जो एरिया था, वहां पर इन्होंने किसानों को संगठित करने का प्रयास किया। 1920 में इन्होंने प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन भी किया था। तो ये सब ध्यान रखिएगा, इंफॉर्मेशन इनके बारे में पूछी जा सकती है। तो ये हो जाएगा अवध। अगला जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत निम्नलिखित में से किस जिले में पाया जाता है। 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या, जब ऐसे प्रश्न पूछे जाए और आपको न याद आए, तो आप सोचिए कि कौन सा जिला पिछड़ा ज्यादा है, कौन से जिले में जन्म दर ज्यादा है, तो आपको ये उत्तर पता चल जाएगा। और ये सही उत्तर हो जाएगा बहराइच। अब देखिए, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, ये सब निचले वाले जिले हैं, है ना। आप जब लिस्ट में देखेंगे तो 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या का जो सर्वाधिक प्रतिशत है, वो बहराइच में पाया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 39 छात्रों की एक कक्षा में रवि का क्रमांक सुमित से 7 स्थान आगे है। यदि सुमित का क्रमांक अंतिम से 17वां हो, तो प्रारंभ से रवि का क्रमांक क्या होगा। सरल सा प्रश्न है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। सुमित की 17 पोजीशन है और टोटल इसमें देखिए 39 है। तो 39 में ये रवि का जो है ये 24वां स्थान है। तो 39 में आप 24 घटा दीजिए, ठीक है, तो ये आपका आ गया 15। अब यहाँ पर रवि का 16वां, मतलब ये जो 15 है, अब इसको आप कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट रवि के आगे कितने हैं, ये आपको मिल गया 15, तो इसके बाद रवि का है, तो ये 16वां स्थान हो जाएगा। सिंपल सा प्रश्न है, आप लगा लेंगे। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में विक्ट्री को ये लिखा जाता है ZMGXSVEC, तो इसी भाषा में सक्सेस को क्या लिखा जाएगा। ये सब कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, आप इसको काउंट करेंगे तो ये निकल आ जाएगा, है ना। कोड जब आप सही से प्राप्त करेंगे, यानी कि इसमें विक्ट्री, वी के बाद में ये जेड हो गया, आई के बाद एम हो गया, काउंट कर लीजिए कितने अंकों का परिवर्तन हो रहा है। फिर इसको जब निकालेंगे तो इस प्रश्न का सही उत्तर आ जाएगा WIGGIWW, ठीक है। तो WIG, ये बी वाला ऑप्शन इससे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, एक आदमी एक स्थान से चलना शुरू करता है और उसके 9 किलोमीटर दक्षिण में चला जाता है। तत्पश्चात वह पूर्व में मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है, फिर वह दक्षिण में मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है और फिर 8 किलोमीटर पश्चिम में जाता है। प्रारंभ से वो कितनी दूरी पर है। सामान्य सा ये प्रश्न होता है, एक पॉइंट बनाइए
और कहते हैं कि ये चलना शुरू करता है और उसे 9 किलोमीटर दक्षिण में जाता है, तो 9 किलोमीटर दक्षिण में गया। फिर कहते हैं वो पूर्व में मुड़ के, तो ये 3 किलोमीटर पूर्व में मुड़ गया। फिर कहते हैं दक्षिण में मुड़कर फिर 3 किलोमीटर चलता है, फिर ये 3 किलोमीटर चला, ठीक है। और फिर 8 किलोमीटर पश्चिम में जाता है, अब ये 8 किलोमीटर पश्चिम में आ गया, ठीक है। तो ये 9 3 यहाँ पे कितना हो गया, ये 12 हो गया, और ये 8 गया यानी कि ये 5 हो गया, ठीक। और क्योंकि ये 8 गया है तो 3 ये निकल जाएगा। अब यहाँ पहले से कितनी दूरी पर है ये आपको निकालना है, इतना ही तो निकालना है। तो बस इसको आप निकाल लेंगे आसानी से, ये आ जाएगा 12 बरहिया 144 हो जाएगा, और इसमें 25 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 4 9 4 2 6। अब ये इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, क्योंकि इसकी लंबाई कितनी होती है, इसकी लंबाई का स्क्वायर और इसकी लंबाई का स्क्वायर, है ना। तो इसको जब निकालेंगे तो इसका अंडर रूट निकाल लेंगे, तो ये 13 किलोमीटर आ जाएगी। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैथ यहाँ पर मैंने सॉल्व कराऊं तो ज्यादा ठीक है, टाइम ज्यादा लग जाता है। एक कॉलेज में कला और वाणिज्य संकाय में विद्यार्थी क्रमशः 4:5 के अनुपात में है। जब वाणिज्य संकाय में 65 और विद्यार्थी शामिल हो जाते हैं तो उनका अनुपात 8:11 हो जाता है। कला संकाय में कितने विद्यार्थी हैं, सिंपल सा ये प्रश्न है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसको देखिए 4 गुणे 5 x प्लस 65 करके आप निकालेंगे तो ये 520 इसका सही उत्तर आएगा। सॉल्व जरूर कीजिए, ये सब प्रश्न ऐसे होते हैं जो आप कर सकते हैं लेकिन डर के मारे आप नहीं करते हैं, तो इसको सॉल्व जरूर करिए आप। अगला जो प्रश्न है, एक व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है परंतु उसने अपने पुत्रों के सहयोग से उस कार्य को 8 दिन में समाप्त कर लिया, तो उसका पुत्र एक कार्य को अकेले कितने दिनों में कर सकता है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। मैन और जो सन है उन्होंने इसको 8 दिन में पूरा किया, तो एक दिन का काम उनका 1/8, मैन का एक दिन का जो आदमी है उसका तो 1/10, तो सन का एक दिन का काम 1/8 माइनस 1/10 तो 1/40, तो इसलिए 40 दिन में वो कर सकता है। सिंपल सा आ गया ये, तो ये डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, कर्मा लोक नृत्य है कहाँ का, थारू का, किसका, थारू का, करवार का, बुक्सा का, बैगा का, किसका है लोक नृत्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ये खरवारों का ये लोक नृत्य है। कर्मा वसीला नृत्य सोनभद्र और मिर्जापुर के खरवार आदिवासी समूह के द्वारा गाया जाता है ना, किया जाता है, गाया नहीं किया जाता है, सॉरी, नृत्य तो किया जाएगा ना। तो कर्मा और सीला ये दोनों याद रखिएगा, कर्मा चाहे ऐसा लिखा मिले और चाहे ऐसा लिखा मिले, दोनों सही है। सोनभद्र और मिर्जापुर में ये जनजातियां पाई जाती हैं, कौन सी, खरवार आदिवासी। तो आपसे पूछा जाए खरवार आदिवासी कहाँ पाए जाते हैं, तो ये भी आपका तैयार हो गया, तो याद रखिएगा बी। अगला जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी। ये 4 पक्षी विहार आपके सामने है, सोचिए कौन सा पक्षी विहार होगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नवाबगंज पक्षी विहार, उन्नाव में ये स्थित है। प्रदेश का पहला पक्षी विहार था, नाम बदलकर इसका अब शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य कर दिया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नवाबगंज पक्षी विहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौध अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है ना, एरोमेटिक प्लांट्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है लखनऊ में, सीमैप इसको बोलते हैं, एक बहुआयामी राष्ट्रीय प्रयोगशाला ये है। औषधीय एवं सुगंध वाले जो पौधे हैं उन पर शोध करती है, उनके विकास, उनके प्रचार प्रसार का ये काम करती है। औषधीय एवं सुगंध वाले जो पौधे हैं उन पर जो एक साइंटिफिक डेवलपमेंट, उसमें जो रिसर्च की, उनके ट्रेडिंग की, ये सब बातें जो होती हैं वो इस सेंटर के द्वारा की जाती हैं, ठीक है। और विश्व के स्तर पर ये मान सकते हैं आप, ये भारत को इस क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, लखनऊ। कहां पर है, लखनऊ में। अगला जो प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है। ये उत्तर प्रदेश की जनगणना से आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे होना चाहिए यूपी का, कभी कभी ऐसे भी सीधे पूछ लिया जाता है। तो यूपी का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जो जिला है वो हो जाएगा गाजियाबाद, है ना। 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाए जाते हैं। देश में जनघनत्व के मामले में उत्तर प्रदेश का देखा जाए चौथा स्थान है, यूपी में गाजियाबाद, फिर वाराणसी, फिर लखनऊ। अब जरा बताइएगा कि जो चौथा स्थान इसका है यूपी का, इसके आगे के 3 स्टेट कौन से हैं, इनको टाइप कीजिएगा। 3 स्टेट के बाद ये चौथा यूपी आ रहा है ना, तो ये 3 स्टेट आप क्रम से अवरोही क्रम में उसको लिखिएगा, जो मैं बोला करूं उसको उत्तर दिया कीजिए, है ना। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं और आप भी थोड़ा हाथ पांव चलाएंगे तो आपकी तैयारी होती रहेगी, तो इसको जरूर बताइएगा। अगला जो प्रश्न है, भारत की 100वीं किसान रेल को महाराष्ट्र और किस राज्य के बीच हरी झंडी दिखाई गई है। तो महाराष्ट्र और किस राज्य के बीच, केरल, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम। 100वीं किसान रेल,
इस प्रश्न का सही उत्तर है ये मल्टी कमोडिटी ट्रेन जो सेवा चल रही है, इसको सब्जियों और फलों को ले जाने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक ये 7वीं किसान रेल को हरी झंडी नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री ने दिखाई है। भारत सरकार ने फलों और सब्जियों के परिवहन पर 50% की सब्सिडी भी दी है। ठीक है, देश भर में किसान अपनी कृषि उपज का परिवहन आसानी से कर सके, इसलिए ये ट्रेन चलाई जा रही है। तो ये ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक पहली कब चली थी और कहां से कहां तक चली थी, इसका भी उत्तर आपको देना है। तो ये कहां से, महाराष्ट्र से पश्चिम बंगाल, बी ऑप्शन। लेकिन इसका जो स्थान मैंने बताया उस स्थान को जरूर ध्यान रखिएगा, संगोला और पश्चिम बंगाल का शालीमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौशल विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? कौशल विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया है ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, इसका नाम है भारत स्किल्स। अब कौशल विकास मंत्रालय है तो वो क्या करेगा, स्किल की ही बात करेगा। और इसने अभी क्या किया है, एक ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है और देश भर में लगभग 3000 आईटीआई के लगभग 1.2 लाख आईटीआई छात्र के लिए, जो आईटीआई छात्र हैं उन छात्रों के लिए डिजिटल रोजगार योग्यता प्रदान करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट और नैसकॉम फाउंडेशन के साथ इसने सहयोग लेकर इसका डेवलपमेंट किया है। तो ये क्या नाम है, भारत स्किल, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, एसोचैम एंटरप्राइजेस ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो एसोचैम एंटरप्राइजेस ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से अभी सम्मानित किया गया है रतन टाटा को, है ना। मोदी जी ने इसको दिया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एसोचैम फाउंडेशन वीक पर, 2020 की जो वीक मनाई गई है उस पर भाषण भी दिया और इसी दौरान उन्होंने रतन टाटा जी को, जो टाटा के हेड है, चीफ है, एसोचैम एंटरप्राइजेस ऑफ द सेंचुरी अवार्ड प्रदान किया है। टाटा समूह की ओर से यह पुरस्कार मिला है। टाटा जो है, रतन टाटा, टाटा सन्स और टाटा समूह के अध्यक्ष हैं और वो जो समूह है इसमें बहुत सारे ट्रस्ट चलते हैं, तो उन ट्रस्ट के माध्यम से बहुत सारे कार्य करते रहते हैं, है ना। अच्छे अच्छे काम करते हैं ये लोग, तो उसका नेतृत्व ये करते हैं, इसीलिए सब पुरस्कार दिए जाते हैं इनको। रतन टाटा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट टीम ने टेस्ट क्रिकेट में अपना सबसे कम स्कोर किस टीम के खिलाफ बनाया है? अभी तक का सबसे कम स्कोर है ना, टेस्ट क्रिकेट में, तो ये बनाया है इसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। भारतीय क्रिकेट टीम ने ये ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ ये बनाया है। पहले टेस्ट मैच की दूसरी पारी में भारतीय टीम ने 21.2 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 36 रन केवल बनाए। पहली पारी 53 रनों की बढ़त हासिल करके हुए खत्म हुई थी और दूसरे में इन्होंने क्या किया, 36 रन। अभी तक भारत का सबसे कम स्कोर था 1974 में इंग्लैंड के खिलाफ, लेकिन अब नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो ये ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अभी यह है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, 2030 एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2030 में एशियाई खेल जो होंगे उसकी मेजबानी करने जा रहा है कतर। 16 दिसंबर 2020 को कतर 2030 एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा। ये क्या है, ये मतलब ये डिसाइड किया गया इस डेट को, है ना। 2034 के कार्यक्रम की मेजबानी सऊदी अरब करेगा। ये लोग इतना लंबी लंबी डेट रख देते हैं, ये भी नहीं देखते हैं कोरोना जैसा कौन सी महामारी आएगी, क्या होगा, खैर ये किसी को नहीं पता है, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। तो 2034 में सऊदी अरेबिया करेगा और 2030 में ये कतर करेगा, दोनों याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से कौन अपने बेटे के साथ भौतिकी के नोबेल पुरस्कार का सह विजेता था? किसको मिला था जो अपने बेटे के साथ सह विजेता था? और इस प्रश्न का सही उत्तर है विलियम हेनरी बैक, भौतिक एवं रसायन विज्ञानी थे। इन्होंने 1915 का भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार अपने पुत्र विलियम लॉरेंस ब्रैग के साथ जीता था। कितनी बड़ी बात है, हेनरी बैग और साथ में इनके पुत्र विलियम लॉरेंस ब्रैग, दोनों को संयुक्त रूप से एक्सरे मशीन स्पेक्ट्रोमीटर का विकास करने और इस यंत्र की सहायता से परमाणुओं और क्रिस्टलों के विन्यासों का स्पष्टीकरण करने के लिए पिता पुत्र को दिया गया था, विलियम हेनरी बैग को उनके पुत्र के साथ में। अगला जो प्रश्न है, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जेट इंजन लीनियर मोमेंटम प्रोटेक्शन सिद्धांत पर कार्य करता है। रैखिक संवेग संरक्षण का जो नियम होता है उसी पर कार्य करता है। ये प्रकृति का मूलभूत सिद्धांत एक है और इसके अनुसार पिंडों की किसी बंद निकाय को अगर हम लें और उस पर कोई बाह्य बल न लगाए तो उस निकाय का कुल संवेग जो है वो एक नियत निश्चित बना रहता है ना, एक निश्चित बना रहता है, यही ये नियम है रैखिक संवेग संरक्षण का नियम।
और जेट जो इंजन है वो इसी पर कार्य करता है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो जो सूखी सेल होगी उसमें जाहिर सी बात है रासायनिक सेल जो होगा उसमें रासायनिक ऊर्जा पाई जाएगी। तो रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है सेल में। शुष्क सेल में क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा रहती है और फिर विद्युत ऊर्जा में वो आपको मिलती है। तो आपके मोबाइल फोन में आप जो टॉर्च यूज करते हैं उसमें जो बैटरी लगती है, तो ये सब क्या होती है, ये होती है क्या, रासायनिक ऊर्जा भंडारित किए होती है और उसके बाद में रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। अगला जो प्रश्न है, सेलुलोज एवं स्टार्च दोनों में होता है क्या, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, उपरोक्त दोनों या केवल ग्लैक्टोज? इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्लूकोज प्लस माइनस ग्लूकोज। ग्लूकोज सेलुलोज पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो ये सेलुलोज है। कार्बनिक यौगिक है, जैव बहुलक है, बायोमिलर है, पॉलीसेकेराइड है, ये सब इसकी विशेषताएं हैं। सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला ये सब है। ये इसका प्रत्येक अणु 10 से 15,000 ग्लूकोज अणुओं का बना होता है, तो ये सेलुलोज हो गया। ठीक है, लेकिन ये जो है, अब आप इसमें ये भी जान लीजिए कि स्टार्च पादपों का संचयात्मक पॉलीसेकेराइड होता है। ग्लूकोज इकाइयों से बने होते हैं दो प्रकार के हेमोपॉलीसेकेराइड अणु भी इसमें होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो प्रश्न पूछा जा रहा था कि सेलुलोज और स्टार्च दोनों होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ग्लूकोज। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या होता है, ग्लूकोज। अगला जो प्रश्न है, पेड़ों में, पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार होता है किस लिए? तो जाइलम, जा से जाइलम और जा से जल, ऐसे याद रखिएगा। तो जल के परिवहन के लिए, जल के वहन के लिए जाना जाता है, जल वहन के लिए, टू कैरी वाटर, जाइलम इसीलिए जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। संवहनी पादपों में परिवहन के लिए दो तरह के ऊतक पाए जाते हैं, एक फोलम और एक जाइलम। तो फ्लोएम जो है ये भोजन का करता है परिवहन और जाइलम जल का करता है। अगला जो प्रश्न है, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण तकनीकी अनुसंधान संस्थान भारत के किस राज्य में स्थित है? केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण तकनीकी अनुसंधान संस्थान ये भारत में स्थित है, मैसूर में, कर्नाटक राज्य में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान ये कहां पर स्थित है, मैसूर में। और कहां पर है ये, कर्नाटक में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये संस्थान जो है ये सस्ती परंतु प्रभावशील प्रौद्योगिकियों का विकास करने, देसी कच्चे माल का उपयुक्त एवं प्रभावपूर्ण उपयोग करने, जैव प्रौद्योगिकियों का विकास, विशेषकर एकीकृत प्रवृत्तियों का विकास, इन सब क्षेत्रों में ये कार्य करता है, खाद्य प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। तो ये ध्यान रखिएगा, मैसूर कर्नाटक में स्थित है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप इस पेपर को दे रहे हैं, चाहे एग्रीकल्चर सर्विसेज का है और चाहे इसका आपका जो ये प्रवक्ता का पेपर है, इस पेपर के लिए टेस्ट सीरीज, ज्यादा मात्रा में टेस्ट आप देने की कोशिश करिए। और ऐसा एक कार्यक्रम हम लोग भी लॉन्च कर रहे हैं, उस कार्यक्रम की जानकारी अगर आपको चाहिए तो जीआईसी लेक्चरर करके टेस्ट सीरीज टीएस करके आप भेज दीजिए 6307281212 पर, और आपको इसके बारे में जानकारी दे दी जाएगी। और जल्द ही हम लोग ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये टेस्ट सीरीज कम पैसे में ज्यादा अच्छी टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। इतना बढ़िया आपका रिवीजन हो जाएगा, इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप जैसे ये क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, ऐसे प्रश्नों के रूप में इतना ज्यादा प्रश्न आप तैयार कर लेंगे कि जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे उनमें आप अच्छी कंडीशन में रहेंगे, अच्छी परफॉर्मेंस कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय, कॉफी, रबड़ एवं काजू की खेती के लिए कौन सी मृदा उत्तम मानी जाती है? कौन सी मृदा ऐसी है जिसमें ये सब खेती हो जाती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है लैटेराइट मृदा, है ना। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में ये पाई जाती है, ये ध्यान रखिएगा। और ऋतुनिष्ठ वर्षा जहां पर होती है वहां पर, यानी कि ऋतुओं में वर्षा होती है, ऐसा नहीं है कि हर समय हो। और इस मिट्टी का रंग लाल होता है, लेकिन ये लाल मिट्टी से अलग होती है। रंग तो इसका लाल होता है, लेकिन ये लाल मिट्टी से अलग होती है। ये अम्लीय मिट्टी होती है, जो लैटराइट मिट्टी होती है। पीएच मान इसका 4 से 5 के बीच में होता है। 7 से जो कम पीएच मान होता है, 7 से जो कम होता है वो क्या होता है, अम्लीय होता है। और जो 7 से ज्यादा होता है वो मिट्टी क्या होती है, वो क्षारीय होती है। लैटराइट मिट्टी में कपास, मोटे अनाज, चावल, कहवा, रबड़, सिनकोना, चाय, गेहूं, ये सब पैदा हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये कौन सी मिट्टी है, लैटराइट मिट्टी। और अंतिम प्रश्न है, अंतिम प्रश्न को आप देखिए, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र का विकास लक्ष्य से अधिक हुआ था? मतलब हर बार लक्षित किया था, लेकिन कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें, पहले पंचवर्षीय योजना चलती थी, अब तो सब ये पंचवर्षीय योजना वाला कंसेप्ट खत्म हो गया। तो ऐसा कौन सा
ईयर था या कौन सा पीरियड था पंचवर्षीय योजना का जिसमें कृषि क्षेत्र का विकास लक्ष्य से अधिक हुआ? इस प्रश्न का सही उत्तर है पहली पंचवर्षीय योजना। 8 दिसंबर 1951 को भारत की संसद को पहली 5 साल की योजना प्रस्तुत करने का अवसर मिला, उसने प्रस्तुत किया। और पहले प्रधानमंत्री उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने प्रस्तुत किया था। इसमें कृषि प्रधान क्षेत्र, कृषि क्षेत्र में विकास, इन सब सारी चीजों पर ध्यान दिया गया था। हेराल्ड डोमल मॉडल के सिद्धांत पर यह आधारित थी। कृषि क्षेत्र का विकास लक्ष्य से इसमें अधिक अर्जित किया गया था। तो ये पहली योजना थी। इस तरीके से ये 40 प्रश्न हमने देखे और विधिवत उसकी व्याख्या की। 40 प्रश्नों के माध्यम से आपके कम से कम 100 प्रश्न से ज्यादा तैयार हुए। आप लोग ऐसे ही जुड़े रहें, प्यार बनाए रखें, इसको कुछ ज्यादा शेयर करें, पसंद आता है तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें। हमारे नए चैनल को ओम पांडे के नाम से है, उसमें डेली 30 सर्च करिए, डेली 30 ओम पांडे, तो चैनल आपको मिल जाएगा। उसका लिंक भी मैं नीचे दिए दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डेली 30 रोज देखिए, कोई भी परीक्षा आपको देना हो तो आपके लिए निश्चित तौर पर लाभदायक होगा। थैंक यू वेरी मच।